नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंघल और आज तक के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र क्राइसिस की। सुप्रीम कोर्ट के कल के निर्देश और आदेश के बाद किस ढंग से बागी खेमे में हलचल है और क्या सरकार और शिवसेना कर रही है, इन तमाम मुद्दों पर आज हम चाय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जो इस पूरे क्राइसिस को पिछले कई दिनों से क्लोजली मॉनिटर कर रही है और पल पल की खबर दे रही है, पौलमी शाह, और दूसरे अनुपम मिश्रा जी जो कि पश्चिम बंगाल और पूरे नॉर्थ ईस्ट के इलाके को कवर करते हैं, हैंडल करते हैं। उनसे भी बात करेंगे, वो भी पिछले दिनों से यहाँ पर डटे हुए हैं इस पूरे क्राइसिस को कवर करने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पौलमी शाह से। पौलमी, कल के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद किस ढंग से बागी खेमा सोच रहा है और शिवसेना और सरकार के लोग इस पूरे डिसीजन को ले रहे हैं? अशोक जी, जो आगे की रणनीति है वो तय की जा रही है। ऐसा नहीं है कि पहले उन्होंने सोचा नहीं था, सारे स्टेप्स उन्होंने सोच ही रखे थे। बस बात जहां पे अटकी थी कि वो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स को लेकर उनकी सिर्फ उम्मीद थी कल की सुनवाई से कि उस पर एक स्टे लग जाए, एक इंटरिम स्टे ही लग जाए, जो उनको मिल गया है और काफ़ी एक लंबा विंडो मिल गया, 11 जुलाई तक का विंडो। अब जो अगला स्टेप है वो ये है कि आप गवर्नर के पास जाएँ, आप राज्यपाल के पास जाएँ और अपना जो समर्थन है महाविकास अघाड़ी को वो वापस ले लें। उसके बाद जो होता है कि गवर्नर फ्लोर टेस्ट बुलाएंगे, उद्धव ठाकरे को कहेंगे कि आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव कीजिए। वो प्रूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि नंबर्स जैसा हम देखते हैं उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी के पास वो नंबर्स नहीं है। अब उसके बाद ये खेमा जो है बीजेपी के साथ जाके दावा ठोकती है सरकार बनाने के लिए। प्रोसेस तो यही है, पर अब जो सोच है कुछ जो लोगों में है वो ये है कि क्या अगर इस तरह की हरकत की इस खेमे ने, जो सामने जाके आपने विरोध करते हुए अपना जो समर्थन है वो वापस ले लिया, क्या उसे एक तरह से एंटी पार्टी देखा जाएगा? क्योंकि एकनाथ शिंदे लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर रहना चाहते हैं और ऐसा कोई भी एक्शन अट्रैक्ट नहीं करना चाहते जिसे एंटी पार्टी माना जाए और वो ग्राउंड्स बने एक तरह से किसी एक्शन के लिए, किसी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाए। तो उस लीगल एस्पेक्ट पे थोड़ी सोच इस वक्त जारी है। कह रही है कि वो लोग तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करके कदम उठाएंगे, आगे क्या होगा। ऐसा कोई मैसेज नहीं देना चाहते जिससे ये लगे कि नेगेटिव इमेज चली जाए या एंटी पार्टी उनके ऊपर कोई ऐसा वो हो, कार्रवाई हो। आपको क्या लगता है, तो क्या ऑप्शंस हैं शिवसेना इस पूरे निर्णय के बाद? शिवसेना आगे किस ढंग से बढ़ेगी, सरकार किस ढंग से कदम उठाएगी या 11 जुलाई तक का इंतजार करेगी? देखिए अशोक जी, मुझे जो लगता है 11 जुलाई तक बहुत लंबा समय है। इतना लंबा इंतज़ार करना इनके पक्ष में उचित नहीं होगा। और जो अंदर से खबर आ रही है, शायद पौलमी बेहतर बता पाएंगी, कि ये लोग हो सकता है 2-3 दिनों में ही कोई जो अगला कदम, देखिए पहला चरण खत्म हो चुका है। पहला चरण था जो नंबर्स हैं उनको प्राप्त करना। अब भी कोशिश चल रही है 1-2 लोगों को और जुटा, मतलब वो कोशिश अनवरत है कि 1-2 लोग और ज़्यादा जुट जाएँ, तो और जितने ज़्यादा जुटेंगे उतनी ज़्यादा इनको फ़ायदा है। लेकिन जो प्राइमरी प्रोसेस था कि नंबर्स को जुटाना, वो हो चुका है। अब जो सेकेंड प्रोसेस है, सेकेंडरी प्रोसेस है, वो है सरकार के गठन का। तो अब उस प्रोसेस में ये लोग कब तक जाते हैं, गवर्नर से कब तक संवाद स्थापित करते हैं। और गवर्नर के पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस भी हो सकते हैं। एक हो सकता है बीजेपी की ओर से भी ये कहा जाए कि सरकार अल्पमत में है, गवर्नर से कहा जाए कि आप यहाँ पर फ्लोर टेस्ट करवाएं। एक हो सकता है कि एकनाथ शिंदे गुट की ओर से कहा जाए, पहले कहा जाए कि हमने समर्थन वापस ले लिया है अघाड़ी से, उसके बाद फ्लोर टेस्ट की मांग की जाए। दूसरा हो सकता है गवर्नर स्वतः स्फूर्त कोई निर्णय ले। और जो इन तीनों ऑप्शंस में अब कौन सा ऑप्शन सामने आ रहा है, ये 1-2 दिन में हो सकता है। उम्मीद जो की जा रही है कि क्लियर होगा। तो मुझे नहीं लगता कि 11 जुलाई तक गुवाहाटी में ये लोग बैठेंगे और उससे पहले ही इन लोगों को यहाँ से जाना है। ये बात अंदर से आ रही है, कोशिश भी हो रही है कि जितनी जल्दी हो सके जो सरकार गठन का प्रोसेस है, तैयारी है, प्रक्रिया है, उसको पूरा किया जाए।